अब तीसरे टी20 मैच में बदल गई है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट की एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की ये वीडियो सिर्फ एक मैच का प्रेडिक्शन नहीं है। टीम इंडिया के लिए करो या मरो की वह जंग है जहां एक भी गलत कदम पूरी सीरीज का सुपड़ा साफ कर सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां से वापसी का हर रास्ता बंद होने वाला है। पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में जो हुआ उसने हर भारतीय क्रिकेट फैन का दिल तोड़ दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी टीम की रणनीति कहां चूक गई। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से पटखनी देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब कहानी बिल्कुल साफ है, ये 5 मैचों की सीरीज है। पहला मैच 9 रिजल्ट रहा, दूसरा मैच हम हार चुके हैं। अगर टीम इंडिया ये तीसरा टी20 मुकाबला भी हार जाती है तो हम सीरीज में 2-0 से पिछड़ जाएंगे। उसके बाद आखिरी के दोनों मैच जीतकर भी हम सीरीज अपने नाम नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा सीरीज को बराबरी पर रोक पाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर सीरीज जीतने का सपना जिंदा रखना है तो आज का यह मैच हर हाल में जीतना ही होगा। इसी वजह से तीसरे टी20 मुकाबले के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर आधी रात को एक बड़ी मीटिंग बुलाई और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में इतने बड़े और चौंकाने वाले बदलाव कर दिए हैं कि इंग्लैंड के खेमे में अभी से खलबली मच गई। गौतम गंभीर अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं और श्रेयस अय्यर पर इस समय कप्तानी बचाने का सबसे बड़ा दबाव है। दोनों ने मिलकर उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिन्होंने दूसरे टी20 में लापरवाही दिखाई थी और टीम में ऐसे खूंखार शेरों की एंट्री कराई है जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। लेकिन प्लेइंग 11 देखने से पहले हमारे लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम से कहां इतनी बड़ी चूक हो गई कि 190 रन बनाने के बाद भी हम मैच हार गए। क्यों? रवि बिश्नोई का वो एक ओवर पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया और कप्तान श्रेयस अय्यर की लीडरशिप पर इतने गंभीर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आइए सबसे पहले पोस्टमार्टम करते हैं उस दूसरे टी20 मुकाबले का जहां जीत हमारे हाथों में लग रही थी लेकिन अचानक रेत की तरफ फिसल गई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 190 रनों का एक बेहद मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। ईशान किशन ने 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रनों की तेज तर्रार पारियां खेली थीं। इतने बड़े स्कोर के बाद हर किसी को उम्मीद थी कि भारतीय गेंदबाज इस लक्ष्य का बचाव आसानी से कर लेंगे, लेकिन इंग्लैंड की पारी के दौरान भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह से बेपटरी नजर आई। इंग्लैंड की तरफ से जैकब बेथेल नाम का एक तूफान आया जिसने 46 गेंदों में 76 रनों की ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली कि टीम इंडिया के होश उड़ गए। भारत की इस हार का सबसे बड़ा कारण रहा मिडिल ओवर्स में विकेट न चटका पाना और रनों पर अंकुश न लगा पाना। जब इंग्लैंड के बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे तब हमारे गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने के मौके दिए। इस हार में सबसे बड़ा और विलेन साबित होने वाला लम्हा था रवि बिश्नोई का वो बेहद महंगा ओवर। रवि बिश्नोई भारतीय स्पिन अटैक की रीढ़ माने जाते हैं। उस दिन उनकी लाइन और लेंथ पूरी तरह से गायब दिखी। उन्होंने अपने स्पेल के एक ही ओवर में बिना किसी नियंत्रण के लगातार शॉर्ट गेंदें फेंकी जिसका जैकब बेथेल ने पूरा फायदा उठाया। बिश्नोई ने अपने 4 ओवर के कोटे में बिना कोई विकेट लिए 15 की इकोनॉमी से पूरे 60 रन लुटा दिए। टी20 क्रिकेट में जब आपका मुख्य स्पिनर एक ओवर में 20 से ज्यादा रन दे देता है और पूरे मैच में 60 रन खर्च करता है तो मैच जीतना लगभग असंभव हो जाता है। बिश्नोई के उस महंगे ओवर ने इंग्लैंड के ऊपर से रन रेट का सारा दबाव हटा दिया और बेथेल को पूरी तरह से सेट होने का मौका दे दिया। लेकिन बात सिर्फ एक गेंदबाज के महंगे ओवर की नहीं, उंगलियां अब कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर भी उठने लगी। क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस अब खुलकर पूछ रहे हैं कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वह धार क्यों नजर नहीं आ रही है। श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी में पिछले 4 टी20 मैचों में से एक भी मुकाबला नहीं जीता है। उनकी कप्तानी का यह रिकॉर्ड बेहद चिंताजनक होता जा रहा है। दूसरे टी20 में अय्यर की रणनीतिक गलतियां साफ दिखाई दे रही थी। जब जैकब बेथेल क्रीज पर नए नए आए थे तब अय्यर ने उनके खिलाफ आक्रामक फील्डिंग नहीं लगाई। गेंदबाजों में जो बदलाव किए गए उनकी टाइमिंग भी बेहद खराब थी। जब स्पिनर्स पर रन बरस रहे थे
तब तेज गेंदबाजों को वापस लाने में अय्यर ने बहुत देर कर दी। इसके अलावा फील्ड प्लेसमेंट में भी वह कप्तानी वाली सूझबूझ गायब थी जो विरोधी टीम पर दबाव बना सके। एक कप्तान के तौर पर जब आप खुद मोर्चे से लीड नहीं करते और मैदान पर फैसले लेने में हिचकिचाते हैं तो पूरी टीम का मनोबल गिर जाता है। श्रेयस अय्यर को यह समझना होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर कप्तानी करना और आईपीएल में कप्तानी करने में जमीन आसमान का अंतर है। अगर वह इस तीसरे मैच में भी फ्लॉप रहे तो कप्तान के तौर पर उनका सफर यहीं खत्म हो सकता है। अब बात करते हैं उस मैदान की जहां यह महामुकाबला खेला जाना है। तीसरा T20 मैच ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के मैदान पर होने जा रहा है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो ट्रेंट ब्रिज की पिच हमेशा से ही बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती रही। यहां की बाउंड्री छोटी है और आउटफील्ड इतनी तेज है कि गेंद बल्ले से लगते ही गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार जाती है। शुरुआती ओवर्स में पिच से तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, खासकर अगर आसमान में बादल छाए रहे तो गेंद हवा में स्विंग होगी। लेकिन एक बार जब गेंद पुरानी हो जाती है तो यहां गेंदबाजों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं होता। स्पिनर्स के लिए इस पिच पर टर्न खोजना बेहद मुश्किल काम होगा। उन्हें अपनी गति और लेंथ में लगातार बदलाव करना पड़ेगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी वह यहां पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि इस मैदान पर रनों का पीछा करना हमेशा से आसान रहा है और ओस की भूमिका भी दूसरी पारी में अहम हो जाती है। अगर इस वेन्यू के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने भी बड़े बड़े स्कोर बनाए हैं और चेज करने वाली टीमों ने भी करिश्मे किए। इस मैदान पर औसत स्कोर 170 से 180 के बीच रहता है, जिसका मतलब है कि हमें एक बार फिर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर भारत और इंग्लैंड के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीमों के बीच हमेशा से ही कांटे की टक्कर रही। अब तक खेले गए T20 मैचों में भारत का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर रहा है, लेकिन इंग्लैंड की टीम को उनके घर में हराना कभी भी आसान नहीं होता। हाल ही में हुए मैचों में दोनों टीमों ने एक दूसरे को कड़ी शिकस्त दी है, इसीलिए आंकड़ों के लिहाज से कोई भी टीम खुद को सुरक्षित नहीं मान सकती। तो चलिए अब उन खिलाड़ियों के विश्लेषण पर चलते हैं जो इस तीसरे T20 में खेलने उतर रहे हैं। कप्तान अय्यर और कोच गंभीर ने जो नई प्लेइंग 11 तैयार की है उसमें ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई है अभिषेक शर्मा और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को। अभिषेक शर्मा के हालिया प्रदर्शन की बात करें तो वह बेहद विस्फोटक फॉर्म में है। बेशक आईपीएल में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए थे। स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर का रहता है। अभिषेक का मजबूत पक्ष पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करना और पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हावी हो जाना है, लेकिन उनका कमजोर पक्ष यह है कि वह कभी कभी ज्यादा आक्रामक होने के चक्कर में अपना विकेट जल्दी फेंक देते हैं। पेस गेंदबाजों के खिलाफ वह फ्रंट फुट पर बेहतरीन शॉट खेलते हैं। शॉर्ट पिच गेंदों पर कभी कभी उनका नियंत्रण खो जाता है। स्पिनर्स के खिलाफ वह कदमों का इस्तेमाल करके लंबे छक्के मारने में माहिर हैं। उनके साथ ओपनिंग करने आएंगे भारत के सबसे युवा और उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी। वैभव के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा जहान है। उनका हालिया प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में कमाल का रहा है। आईपीएल में उन्होंने अपनी छोटी रोमांचक पारियों से सबका ध्यान खींचा है। वैभव का मजबूत पक्ष उनकी टाइमिंग और निडरता है। वो नाम देखकर शॉट नहीं खेलते, गेंद की मेरिट पर वार करते हैं। कमजोरी की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव अभी बेहद कम है, जिससे इंग्लैंड के चालाक गेंदबाज उनकी तकनीक की परीक्षा ले सकते हैं। पेस के खिलाफ उनका फुटवर्क शानदार है। अंतरराष्ट्रीय स्पिनर्स के सामने वो अपनी पारी को कैसे बुनते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। वन डाउन की पोजीशन पर खेलने आएंगे संजू सैमसन। सैमसन के फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। संजू का हालिया प्रदर्शन मिला जुला रहा है। जब वो अपनी लय में होते हैं तो उनसे खूबसूरत बल्लेबाज पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उन्होंने लगातार रन बनाए हैं। संजू का मजबूत पक्ष उनकी गगनचुंबी छक्के लगाने की काबिलियत और स्पिनर्स को बैकफुट पर जाकर पंचे करने का हुनर है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी निरंतरता की कमी है। वह एक मैच में शतक बनाएंगे, अगले 3 मैचों में सिंगल डिजिट पर आउट हो जाएंगे। पेस बॉलिंग के खिलाफ सैमसन का पुल शॉट और कवर ड्राइव देखने लायक होता है। स्पिनर्स के खिलाफ शुरुआत में वो थोड़ा फंसते हैं, हालांकि सेट होने के बाद वो स्पिन की धज्जियां उड़ा देते हैं। नंबर 4 पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे।
अय्यर के लिए यह मैच उनके करियर की सबसे बड़ी परीक्षा है। हालिया प्रदर्शन की बात करें तो वो रन तो बना रहे हैं, T20 के लिहाज से उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा धीमा रहा है। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाने वाले अय्यर का मजबूत पक्ष मिडिल ओवर्स में पारी को संभालना और स्पिनर्स के खिलाफ आसानी से बड़े शॉट्स खेलना है। लेकिन उनकी एक ऐसी कमजोरी है जिसे पूरी दुनिया जानती है, शॉर्ट पिच गेंदें। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जैसे जोफ्रा आर्चर उनके आते ही छाती की ऊंचाई पर गेंदें फेंकना शुरू कर देते हैं, जहां अय्यर अक्सर लाचार नजर आते हैं। स्पिन के खिलाफ अय्यर का रिकॉर्ड बेहतरीन है, वह कदमों का इस्तेमाल करके स्पिनर्स को सेटल नहीं होने देते। पेस के खिलाफ उन्हें अपनी तकनीक में सुधार करना ही होगा। 5वें नंबर पर आएंगे टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर हार्दिक पांड्या। हार्दिक की टीम में वापसी से ही आधी समस्या हल हो जाती। उनका हालिया प्रदर्शन गेंद और बल्ले दोनों से शानदार रहा। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने प्रेशर सिचुएशंस में बेहतरीन पारियां खेली। हार्दिक का मजबूत पक्ष मैच को फिनिश करने की क्षमता और आखिरी के ओवर्स में पेस बॉलर्स के खिलाफ कड़े प्रहार करना है। उनकी कमजोरी की बात करें तो चोट के बाद उनकी गेंदबाजी की गति थोड़ी कम हुई है। कभी कभी वो स्विंग होती गेंदों पर जल्दी आउट हो जाते हैं। पेस के खिलाफ वह क्रीज का गहराई से इस्तेमाल करते हैं। स्पिनर्स के खिलाफ वह सीधे बल्ले से खेलना पसंद करते हैं। 6ठे नंबर की जिम्मेदारी संभालेंगे भारत के नए फिनिशर किंग रिंकू सिंह। रिंकू सिंह का टीम में होना ही भारतीय फैंस को एक अलग तरह का सुकून देता है। उनका हालिया प्रदर्शन अविश्वसनीय रहा है। जब भी भारत को आखिरी ओवर्स में जीत के लिए बड़े रनों की जरूरत होती है, रिंकू सिंह दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। आईपीएल में केकेआर के लिए खेल चुके रिंकू का मजबूत पक्ष उनका शांत दिमाग और दबाव में भी छक्के मारने की नेचुरल एबिलिटी है। उनकी कमजोरी ढूंढना गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंदों पर कभी कभी वह रन बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। पेस गेंदबाजों के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 180 से ऊपर का रहता है। स्पिनर्स को वह स्वीप और स्लॉग स्वीप के जरिए आसानी से बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। 7वें नंबर पर खेलेंगे शिवम दुबे। दुबे ने पिछले कुछ समय में टीम इंडिया के लिए जो प्रदर्शन किया है, उसकी वजह से गंभीर उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर नहीं कर सके। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने स्पिनर्स के मन में खौफ पैदा कर दिया था। दुबे का सबसे मजबूत पक्ष स्पिनर्स के खिलाफ खड़े खड़े लंबे छक्के झड़ना है। अगर कोई स्पिनर उन्हें उनके रडार में गेंद देता है तो उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन उनकी कमजोरी एक्सप्रेस पेस, 145 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार वाली गेंदें हैं, जहां वो असहज दिखते हैं। पेस के खिलाफ उनका फुटवर्क थोड़ा धीमा रहता है। अगर पिच पर उछाल कम हो तो वो पेसर्स को आड़े हाथों लेते हैं। 8वें नंबर पर भारत के मुख्य स्पिनर कुलदीप यादव की एंट्री हो रही है। रवि बिश्नोई के खराब प्रदर्शन के बाद कुलदीप यादव को वापस लाया गया है। कुलदीप का हालिया प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लाजवाब रहा है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। कुलदीप का मजबूत पक्ष उनकी हवा में गेंद को ड्रिफ्ट कराने की कला और बल्लेबाजों को अपनी गुगली से चकमा देना। उनकी कमजोरी की बात करें तो जब बल्लेबाज उनके खिलाफ क्रीज से बाहर निकलकर आक्रामक बल्लेबाजी करता है, कभी कभी वो अपनी लेंथ खो देते हैं। पेसर्स के मुकाबले कुलदीप बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में ऐसा फंसाते हैं कि अच्छे अच्छे बल्लेबाज उनके सामने घुटने टेक देते हैं। 9वें नंबर पर तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे मोहम्मद सिराज। सिराज को इस मैच में अपनी धार दिखानी होगी। हालिया प्रदर्शन में सिराज थोड़े महंगे साबित हुए हैं। पावर प्ले में विकेट लेने की उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं कर सकता। आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए सिराज का मजबूत पक्ष उनकी इन स्विंगर और कड़क यॉर्कर है। उनकी कमजोरी यह है कि अगर शुरुआती ओवर्स में उन्हें विकेट नहीं मिलता, वो अपनी लाइन से भटक जाते हैं, डेथ ओवर्स में रन लुटाने लगते हैं। 10वें नंबर पर होंगे अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह इस समय भारत के सबसे भरोसेमंद T20 गेंदबाज हैं। दूसरे मैच में उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे। भले ही वो थोड़े महंगे रहे हो, अर्शदीप का मजबूत पक्ष नई गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराना और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर फेंकना है। उनकी कमजोरी यह है कि कभी कभी वो अतिरिक्त प्रयास के चक्कर में नो बॉल और वाइड गेंदें फेंक देते हैं। पेस और वेरिएशन के मामले में अर्शदीप के पास स्लोअर वंस का ऐसा मिश्रण है जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से रोकता है। और 11वें नंबर पर खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल के उभरते हुए सितारे प्रिंस यादव। प्रिंस यादव को इस करो या मरो के मुकाबले में अपनी प्रतिभा साबित करने का सुनहरा मौका मिला है। प्रिंस का हालिया प्रदर्शन घरेलू सत्र में बहुत प्रभावशाली रहा है। उनके पास अच्छी गति और सटीक लाइन लेंथ है। उनका मजबूत पक्ष उनकी लेंथ बॉल है,
जो बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। कमजोरी यही है कि बड़े मंच पर खेलने का अनुभव बिल्कुल नया है। पेस के इस युवा सौदागर पर कप्तान श्रेयस अय्यर को पूरा भरोसा जताना होगा। तो दोस्तों, यह है कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर की वह रणनीतिक और खूंखार प्लेइंग 11 जो इंग्लैंड की धरती पर इतिहास बदलने और सीरीज में धमाकेदार वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। अब देखना यह होगा कि क्या टीम इंडिया इस करो या मरो के मुकाबले में इंग्लैंड को धूल चटा पाती है।